हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। और इसके कुछ वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, लेकिन आज मैं चैप्टर नंबर सेकंड की बात करूंगी कि चैप्टर नंबर सेकंड में आपका जो है सेल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो हमारा सेल है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये जो हमारा सेल है, हमारी कोशिका है, जो हमारे शरीर के लिए मतलब स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटी इकाई है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारी जो सेल है हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और ये जो हमारा सेल है हमारे बॉडी के मतलब फॉर्मेशन में बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। जैसे देखिए, अभी हम लोग घर ही बनता है तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारे ईंट लगे होते हैं, फिर हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे मोरंग गिट्टी ये सब लगे होते हैं ना, तो इन सब से सारे से मिलके तब हमारे एक घर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जो हमारी सेल है हमारे बॉडी में हर जगह हमारी सेल से ही हमारा बॉडी बना हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी की। और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे जितने भी हमारे जैसे ब्रेन हो गए, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हो गए और बॉडी का जो बना हुआ ढांचा पूरा है, सब में हमारा सेल ही पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, तो आई होप सेल का डिफिनेशन आपको समझ में आया। और उसके बाद देखिएगा जो हमारा सेल है इसको डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में किया था। हमारे सेल का डिस्कवरी जब हुआ था तो डिस्कवर्ड सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और इसका डिफिनेशन, द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे सूक्ष्म और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारी कोशिका। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब हम देख लेते हैं अपने सेल के डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा, ये आपके जो सेल्स हैं, हाँ, डायग्राम ऑफ सेल्स हमारे सेल के डायग्राम है। इसमें क्या है कि जो हमारी सेल है यही हमारी कोशिका जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। और बॉडी में मतलब हमारे मतलब हाथ को हिलाना है, ये सब क्या है, हमारे जो सेल्स हैं ये सभी उसमें वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सेल है देखिएगा, सबसे पहले हमारे सेल के ऊपर क्या होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। फिर हमारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, उसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा, हमारे सेल के बीच में ही देखिए हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के हमारे अंदर देखिए जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को इसको बताया ही। और देखिए, कंपोनेंट में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एटीपी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, जो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या होता है कि उसके मतलब दीवार पे, हाँ, उसके मेम्ब्रेन पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब विदाउट राइबोसोम आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको इतना समझ में आया। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस से लगे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, हमारे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हमारे न्यूक्लियस में जो हमारे प्रोटीन बने हैं तो ये क्या करते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने जगह। और ये हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या काम करता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे आल बॉडी में मतलब ट्रांसपोर्ट करता है हमारे प्रोटीन्स को। वो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भी आता है वो प्रोटीन,
प्रोटीन्स, और एक क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस प्रोटीन्स को पैकेज बना के हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है एंडोप्लाज्मिक, और हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसको पैकेज बना के जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे पहुँचाता है, ठीक है। और लाइसोसोम्स जो होता है, लाइसोसोम्स का यही काम है कि हमारे सेल्स में जो भी मतलब हमारे सेल्स अगर डिपोजिट हो गए, मर गए, मतलब डेड हो गए, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली। और वो क्या काम करता है कि उसको अपने अंदर ले लेता है, उस मतलब एक तरह से फैगोसाइट की तरह वर्क करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट मतलब उधर भेज देता है। और राइबोसोम यहाँ पे देखिएगा, ये भी हमारा कंपोनेंट है। जो हमारा राइबोसोम होता है हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो आई होप आपको सेल के डायग्राम में के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब इसके बाद इसको हम होल डिस्क्रिप्शन में मतलब ढेर सारे मैं बताऊंगी अच्छे से कि आपको कैसे एग्जाम में अच्छे से लिखना है और कैसे आप नंबर गेन करोगे, ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं। सेल को मैंने डिवाइड किया, उसके डायग्राम को बताया, उसके सेल का मैंने डिफिनेशन बताया, किसने डिस्कवर्ड किया, कब किया, ये सब मैंने बताया, और उसके बाद डायग्राम को मैंने अच्छे से समझाया जितना भी हो सका। आप देखिएगा पार्ट ऑफ सेल या डिफरेंट कंपोनेंट, हमारे सेल के कितने पार्ट हैं या कितने कंपोनेंट से मिलके हमारा सेल बना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सेल जो है हमारे 2 पार्टों से मिलके बना है, पहला हमारा न्यूक्लियस और दूसरे हमारे साइटोप्लाज्म। हमारे सेल के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे सेल हो गए, अरे यही कह रहा है कि ये देखिए हमारे सेल हो गए, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ क्या हो गया, हमारे ये सब साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं, यही कह रहा है। उसके बाद हमारे न्यूक्लियस में क्या है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, या ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमारे डीएनए, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन। और देखिएगा हमारे इसमें क्या है, देखिए हमारे ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इसके फिर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस हो गए, ठीक है। और ए हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये सब क्या है, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद आगे चलिए, देखिए साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म एक क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको सेल वॉल बोला जा रहा है। देखिए साइटोप्लाज्म ये हो गया, और इसको क्या बोला जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल वॉल हो गया, एग्री। उसके बाद और एक क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये तो हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स, इन सबको जो मैंने अभी डिफाइन किया है वही, ये सब क्या है, हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया। फिर आगे चलिए, अब देखिए हमारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो हमारा न्यूक्लियस है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ये देखिए हमारे सेल हो गए, हमारे सेल हो गए, ठीक है। सेल के अंदर जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसी की बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और जो किस तरह का होता है, स्फेरिकल इन शेप्ड का होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगला पॉइंट देखते हैं, इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या कह रहा है कि जो हमारा
जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये सेल है, ठीक है, सेल क्या है, सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं जो स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं और ये लार्जेस्ट होते हैं, पहली बात। और एक किसको कंटेन किए रहते हैं, पहली बात हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस पहले हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये देखिए जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जा रहा है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, हमारे ये न्यूक्लियोलस हो गया। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, इसी में हमारे डीएनए पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारे डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फिर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया है। उसके बाद इच कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या है, जो हमारे न्यूक्लियस है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट है, अटैच है, ठीक है। आई होप आपको न्यूक्लियस के बारे में इतना समझ में आया। उसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स सेलुलर एक्टिविटी, जो हमारा न्यूक्लियस है हमारे सेलुलर एक्टिविटी मतलब हमारे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारा सेल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, जो हमारा सेल है, हाँ, जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस जो है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन तीनों को कंटेन करता है। कैसे, अभी मैंने बताया ना, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारा आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या काम करता है, हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। लेकिन देखिएगा डीएनए हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या काम करता है, हमारे क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र के फॉर्मेशन में या प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट है। आई होप कि आपको न्यूक्लियस का डिफिनेशन और इसके फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आया। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे सेल के अंदर एक तरह से हमारे कंपोनेंट हैं, हमारे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के बनने में मदद करते हैं। देखिए इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विथ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक तरह के क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क लाइक होता है, और कंटिन्यूअस विद द सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक क्या होते हैं, एक क्या कह रहा है कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, चाहे हमारे न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से, मतलब ये अटैच रहते हैं, वही कह रहा है कंटिन्यूअस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। मैंने इसको पहले ही ओवरव्यू में डायग्राम में बताया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, RER से इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, राइबोसोम आर प्रेजेंट एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो हमारा राइबोसोम्स होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, इसको ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें क्या है देखिएगा, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आउटर सरफेस पे हमारे क्या हो रहा है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या CR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन, हमारे मेम्ब्रेन के जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मेम्ब्रेन पे हमारे जो राइबोसोम, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रेजेंट थे ना, लेकिन इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम नॉट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में है। अब आप लोग चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे सरफेस एरिया मतलब हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। अगला पॉइंट इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड प्रोटीन, अरे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं, स्टेरॉइड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंस, जो हमारे
राइबोस, ये हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनका एक क्या काम होता है कि हमारे डिफरेंट क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमारे केमिकल सबस्टेंस का एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद इट हेल्प टू कंसंट्रेटेड द प्रोडक्ट आप सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। और ये क्या होते हैं कि हमारे सेल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं। इतना आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी, या इसको एक नाम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक नाम से और जाना जाता है पोस्ट ऑफिस के नाम से। क्यों पोस्ट ऑफिस के नाम से बोला जाता है? क्योंकि ये क्या काम करता है कि अपने अंदर प्रोटीन के पैकेज को रखता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, पहुँचा देता है। इसीलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, it consists of 4 to 8 bag like flatted channels stacked upon each other with expanded areas at the end। एक क्या कह रहा है, 4 से 8 बैग लाइक फ्लैटेंड चैनल। मतलब ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना, तो ये फ्लैटेंड फ्लैट ही लाइक तो है, तो एक क्या है 4 से 8 की संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद द स्ट्रक्चर लुक लाइक ए नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड और इरेगुलर मटेरियल हेंस कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये क्या है कि हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, मतलब इसको देखने में लगेगा कि ये फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर। इसी को ही बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके बाद इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। इसके बाद इसका फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखिए, फर्स्ट नंबर, इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। एक क्या करते हैं कि हमारे प्रोटीन के मतलब जो हमारे प्रोटीन का सिक्रीशन हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, पैकेज करने का वर्क करते हैं। मैंने बताया ना इसके पहले, वही पैकेज करने का। इट हेल्प इन ए सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। और हमारे सेल के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में इंट्रासेलुलर मतलब इंटरनल सेल के अंदर अगर हमारे प्रोटीन्स की कमी होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाई हूँ। सिस फेस ए फर्स्ट वाला है, इनकमिंग ट्रांसपोर्टिंग वेसिल्स, मतलब हमारे जो प्रोटीन्स हैं इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ल्यूमन है, इसके अंदर इंटरनल पार्ट है। और सिस्टामिन है, मतलब ये सिस्टामिन जहाँ से हमारे जॉइंट होते, ए हो गया। उसके बाद अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको कभी कभी एग्जाम में भी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, तो इसको पूछ लिया जाता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के आप लोग चलिएगा। तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बताते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हम डायग्राम आपको इंट्रो करा दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। और इसमें क्या है, इस डायग्राम में क्या है देखिएगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्या है, 2 लेयर पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और क्रिस्टीन पाई जाती है। देखिएगा यहाँ पे फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद राइबोसोम भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ डीएनए पाया जा रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अब इसका पूरा ओवरव्यू देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे सेल के अंदर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, मतलब हमारे सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो हमारे सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन क्या होता है हमारे सेल का। फर्स्ट नंबर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, इट इज द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस
एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसका सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है फंक्शन कि एटीपी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल। जो हमारे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, इन सब में भी पार्टिसिपेट होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इतना आया समझ में। फिर आगे चलिए, देखिए अगला पॉइंट देखिए, इट कंटेन्स स्पेशल डीएनए एंड इज सेल्फ रिप्लिकेशन। और ये क्या काम करते हैं कि हमारे डीएनए मतलब डीएनए को कंटेन किए रहते हैं और ये खुद स्वयं अपने रिप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इट परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी। और इसका सबसे मेन मतलब फंक्शन है, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट भी करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र भी करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ की टाइप से। अब देखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एग्जाम पॉइंट में बहुत पूछता है। तो देखिए फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हेन अ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारे ऑक्सीजन के मतलब कम इन कांटेक्ट विथ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे न्यूट्रिशन से, जब हमारे न्यूट्रिशन का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है और हमारे ग्लूकोज और हमारे ऑक्सीजन का भी पार्टिसिपेशन होता है। और वो ऑक्सीजन जो होता है हमारे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में मतलब वो होते हैं, फिर हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में सब प्रोसेस होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलेटेड एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसिस एटीपी। और जो हमारे वाटर और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या हो रहे हैं कि दोनों एक साथ कंबाइन होके और उसके बाद हमारे बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो एनर्जी किस रूप में, एटीपी के रूप में। उसके बाद द एटीपी देन डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल्स एंड रिलीज इस स्टोर्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन। और एटीपी जो है हमारे एटीपी जो है हमारे सेल के अंदर जो हमारे सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पे इस एनर्जी को स्टोर करके और इस सबको हमारे सेल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस के नाम से बोला जाता है, इसको मैंने यहाँ पे देखिए बताया है। और डायग्राम आपको बनाना ही रहेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस को ही सेलुलर रिस्पायरेशन बोला जा रहा है। क्यों, जो हमारे देखिएगा हमारे जब फूड का, जैसे हम फूड को लिए, ठीक है, बॉडी में हमारे फूड गया, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे फूड क्या होते हैं, फूड से हमको एनर्जी मिलती है। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद डाइजेशन हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमको एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी किस रूप में मिलती है, हमको एटीपी के रूप में। और एटीपी के रूप में मिलती है। इसी प्रोसेस को, ये सब जो प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी में, इसी सब को ही बोला जा रहा है सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया, या सेलुलर रिस्पायरेशन। फॉर दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसी रीजन से ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। और अब हम आप लोगों को कल बताऊंगी कि लाइसोसोम्स, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगले कंपोनेंट लाइसोसोम्स के बारे में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।